हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस विद शिल्पा। तो कैसे हैं आप सब? क्या आपने कल क्रिकेट मैच देखा? और अगर नहीं देखा तो लेट मी अपडेट यू। इंडिया जीत गया कल का मैच वर्सेस इंग्लैंड और उसी के साथ जीत गया सीरीज 3-1 के साथ। ये कैसे पॉसिबल हुआ? इट वॉज पॉसिबल थ्रू टीम वर्क, थ्रू डेडिकेटेड एफर्ट ऑफ ईच एंड एवरी टीम मेंबर। सो आप और मैं, हमने भी एक टीम बनाई है अपने एसएसटी एग्जाम को पार करने की। हम ये क्लास 7 की एसएसटी सीरीज एसएसटी एग्जाम को कैसे पार कर सकते हैं विद डेडिकेटेड एफर्ट। मैंने 100% एफर्ट किया है अपने वीडियोस को इंफॉर्मेटिव, इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने का। सेम एफर्ट मुझे आपसे चाहिए। आप वीडियोस देखिए, अपने डाउट्स पूछिए, अपने कमेंट्स लिखिए, ताकि हम इस एसएसटी एग्जाम को बहुत अच्छे नंबर से पास करें और हमें भी ट्रॉफी मिले जैसे विराट कोहली को मिलती है मैच जीतने के बाद। इसी सेम एंथुसियाज्म और जील के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो, द वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे उन क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करूंगी जो मैंने आपको पिछले वीडियो प्रेरीज में पूछे थे। अगर आपके आंसर सही थे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं थे तो कोई बात नहीं, अब जान लेंगे उन करेक्ट आंसर्स को। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि रॉकी माउंटेन कौन से टाइप ऑफ माउंटेन है? यंग फोल्ड है, ओल्ड फोल्ड है, ब्लॉक माउंटेन है या वोल्केनिक माउंटेन है? इसका करेक्ट आंसर है इट इज द यंग फोल्ड माउंटेन। और यंग ये मतलब नहीं कि आजकल का बना हुआ, 10 से 25 मिलियन ओल्ड माउंटेन्स को यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। हिमालयाज भी इसी का एग्जाम्पल है, राइट? याद रखेंगे। सेकेंड इज द ग्रासलैंड विच इज नोन एज ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड। ये भी हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा था। The prairies are known as the granaries of the world, right? अब तीसरा क्वेश्चन, the river that drains the Canadian prairies. वो कौन सी रिवर है? Yes, that is river Saskatchewan, right? तीनों आंसर्स आप नोट कर लीजिए। अगर आपको पता थे तो बहुत अच्छी बात है। Quickly pat yourself. अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट मैं आपको बता दूं कि आज भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी थ्रू आउट द वीडियो। आप एक्टिव रहिए, अलर्ट रहिए और उनके आंसर्स कीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि हमने चैप्टर लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स शुरू किया था अपने पिछले वीडियो से, जिसमें हमने जाना था प्रेरीज के बारे में जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। आज हम पढ़ेंगे अबाउट दी वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका। जल्दी से लोकेशन देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में, कहां पे है वेल्ड्स की लोकेशन। इट इज सिचुएटेड हियर, राइट? और ग्रासलैंड दो तरह के, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, ये हम जान चुके हैं, इसको वापिस से हम नहीं पढ़ने वाले। जैसा कि मैंने आपसे कहा था लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड चैप्टर में हम दो तरह के ग्रासलैंड्स पढ़ने वाले हैं। एक हमने पढ़ा प्रेरीज। अगर आपने प्रेरीज का वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक यहाँ शेयर करने वाली हूँ, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और फिर इस वेल्ड को भी देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं अबाउट द वेल्ड्स, उसके नाम से कि वेल्ड नाम कहाँ से लिया गया। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम डच विच मीन्स फील्ड। ऐसे क्वेश्चन आपको कभी कभी 1 मार्कर में एग्जाम में आ जाता है, इन विच अ टीचर में आस्क कि कौन सी लैंग्वेज से लिया या उस वर्ड का वहां पर क्या मीनिंग है। Now the second point, the veld is located on the northeastern part of a plateau and the height of this plateau ranging from 600 to 1100 meters, right? ये याद रखेंगे, ये भूलना नहीं है। Now coming to the latitudinal location, ये कौन से कौन से लैटिट्यूड तक ये लाई करता है। अब आप गौर करेंगे, यहां पर लिखा है 25 डिग्री टू 37 डिग्री साउथ, मीन्स इट लाइज इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। मैं आपसे वीडियो में एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर यहीं पर है, जो मैंने अभी जस्ट 1 मिनट पहले आपको बताया, 1 सेकंड पहले आपको बताया। याद रखेंगे ताकि आपको गूगल सर्च नहीं करना पड़ेगा जब मैं वो क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। दी वेल्ड्स ग्रासलैंड विच इज इन साउथ अफ्रीका, इट लाइज बिटवीन ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, और टुवर्ड्स द वेस्ट कालाहारी डेजर्ट। ज्योग्राफिकल और लैटिट्यूडनल लोकेशन समझना, याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं अंडरस्टैंडिंग में, क्रामिंग में नहीं कि रटा लगा लिया बस बात खत्म, साल खत्म, कंसेप्ट खत्म, बात खत्म। नो, हमें उसे अपने माइंड में फिक्स रखना है लाइफ लॉन्ग, राइट? याद रखेंगे इट लाइज बिटवीन 25 टू 37 डिग्री साउथ, मीन्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर, एंड नेक्स्ट इट लाइज बिटवीन ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन इन द ईस्ट एंड कालाहारी डेजर्ट इन द वेस्ट, राइट? अब ये जो ग्रासलैंड है, इट इज ड्रेन्ड बाय सेवरल रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जैसे कि रिवर लिम्पोपो, रिवर ऑरेंज और उनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज। और एक और अमेजिंग बात यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग बताया कि प्लेट्यू रीजन है,
और एक रिवर अगर एक प्लेट्यू से फॉल करेगी तो कौन सा लैंडफॉर्म बनेगा? वाटरफॉल। आपको याद है मैंने जब चैप्टर मेजर लैंडफॉर्म्स करवाए थे कि हाउ वाटरफॉल्स आर फॉर्म्ड. So because of the height, because of the altitude and the rivers fall through the height, they form waterfalls and rapids. अब मैंने आपसे बताया कि plateau region है, height है, altitude है. So on the basis of altitude, altitude means height, welds are divided into 3 types: high weld, middle weld and low weld. Right? ये नाम याद रखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम क्लास 7 में ही हैं. तो बट ये हमें जानना जरूरी है कि welds are divided into 3 types based on their altitude, based on their height. So a picture of the high, middle and the low welds has been given here for your reference. अब हम शुरू करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द क्लाइमेट. और अगर आपको समझना है कि what all factors affect the climate of an area, so I would recommend you all to do watch this video, चैप्टर 4 एयर का पार्ट 2, इन विच आई हैव डिस्कस्ड वेदर एंड क्लाइमेट, जिसे मैंने सारे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं कि व्हाट ऑल फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, और क्लाइमेट हमें कैसे अफेक्ट करता है वो भी मैंने उसमें शेयर किया है, डिस्कस किया है. सो आई वुड सजेस्ट प्लीज वॉच दिस वीडियो. जैसे हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड, तो अब हमें समझ में आ गया कि जो वेल्स हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं. दे आर द ग्रासलैंड्स विच लाई इन द टेम्परेट रीजन. और टेम्परेट रीजन कौन सा? बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल, वो वाला रीजन, राइट, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में. सो दी वेल्स लाई इन दी वार्म टेम्परेट जोन ऑफ दी सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक. अब यहाँ का जो सीजन और क्लाइमेट है बहुत वेरिएबल है, बहुत डिफरेंट है समर्स का और विंटर्स का, राइट. तो फटाफट जानते हैं, ये एक बहुत ब्रीफ में मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है. तो ये चार्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में, because this will help you to understand the entire climate of the Velds of South Africa. और साथ में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर मुझे चाहिए इन दी कमेंट बॉक्स, राइट. सो पहली चीज आते हैं समर्स. समर्स कैसी है यहाँ की? वार्म एंड वेट. वार्म क्यों? बिकॉज ऑफ द रेज ऑफ सन. वेट बिकॉज ऑफ रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल होती है समर्स में. ठीक. और टेम्परेचर कहाँ तक पहुंचता है? 22 डिग्री. ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है. वाई वार्म? 22 डिग्री. वाई वेट? बिकॉज ऑफ रेनफॉल. एंड रेनफॉल अकर्स इन नवंबर टू फरवरी मंथ्स. तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि यहां पर समर्स नवंबर से फरवरी में क्यों होती है? हमारे यहां जब ये बिल्कुल चिलिंग वाली कोल्ड का समय है, वहां पर समर्स क्यों? सो प्लीज डू आंसर इन द कमेंट बॉक्स. तो ये तो था समर्स के बारे में. नाउ लेट्स मूव टू द विंटर्स ऑफ द वेल्ड्स. विंटर्स कैसी है यहाँ पे? कोल्ड एंड ड्राई. कोल्ड क्यों? भाई ठंड है, विंटर से तो कोल्ड तो होना ही है. और ड्राई क्यों भाई? क्योंकि यहां पर बारिश विंटर्स में नहीं होती है. समझ आ गया? समझ तो आना ही है. जब मैंने समझाया इतना अच्छे तरीके से तो क्यों समझ नहीं आएगा? चलो. सो यहाँ के जो कोल्ड मंथ्स हैं कौन कौन से हैं? जून से अगस्त तक. और जो कोल्डेस्ट मंथ है दैट इज जुलाई. आई होप ये आपको टिप्स पे हो गया है, समझ आ गया है. और अगर हम जाएं टेम्परेचर पे, तो यहाँ का जो विंटर का टेम्परेचर है 5 to 10 डिग्री सेल्सियस. और समर्स का क्या था? 22 डिग्री, राइट. अब जैसे हमने कहा कोल्ड एंड ड्राई, तो ड्राई क्यों था? बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेनफॉल. स्कैंटी मीन्स लेस रेनफॉल. एंड बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स. ड्रॉट्स जिसको कहते हैं हम सूखा पड़ जाना, जब पानी कमी हो जाती है. सो फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स दे हैपन इन द वेल्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स. क्लियर एवरीवन? सो ये था क्लाइमेट के बारे में. बट अभी क्लाइमेट खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी बाकी हैं. सो जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे. अभी हमने जाना अबाउट दी डिफरेंट सीजन्स, उस समय का टेम्परेचर, हॉटेस्ट मंथ, कोल्डेस्ट मंथ और रेनफॉल कब है. बट ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वेल्स की, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है या कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं यहाँ के क्लाइमेट को? सो देयर आर 3 फैक्टर्स. सो पहला फैक्टर है विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द वेल्ड इज इट इज सराउंडेड बाय ओशन ऑन 3 साइड्स, राइट. सो आपका आज का ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे. यू हैव टू नेम दोज 3 ओशंस विच सराउंड द वेल्ड्स, राइट. अब आप समझ गए कि क्योंकि वाटर 3 तरफ है तो क्लाइमेट मॉडरेट होगा, है ना. ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, क्योंकि आपने साइंस में और मेरे प्रीवियस चैप्टर्स में, वीडियोस में जाना है कि अराउंड द सी द क्लाइमेट इज मॉडरेट बिकॉज ऑफ द लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, राइट. सो पहला फैक्टर समझ में आ गया, सराउंडेड बाय ओशन ऑन 3 साइड्स. सेकेंड फैक्टर, हाई एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड, हाइट के साथ भी क्लाइमेट चेंज होता है. नेक्स्ट इज द कोल्ड करंट. आपको याद है जब मैंने आपको चैप्टर वाटर, उसमें मैंने आपको मूवमेंट्स ऑफ द ओशन कराए थे, उसमें ओशन करंट हम डिस्कस किया था. सो दी
ocean currents, they influence the climate of an area from where they flow. So अगर warm current है, it will bring rain, और अगर cold current है, वो वहाँ के जो temperature है उसके आसपास के areas का जहाँ से flow कर रहा है, it does not bring any kind of rain. So वहाँ dry conditions होती हैं. So I hope ये आपको तीनों factor समझ में आ गए. So अगर आपको ये टॉपिक कोल्ड करंट और डेप्थ में समझना है तो प्लीज आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू रेफर टू दिस वीडियो in which I have explained the wave, tide and ocean current and how ocean currents are formed या how they affect the climate of the area from where they flow. मैं आपको क्यों ये रिकमेंडेशन दे रही हूँ? ताकि आपकी जो लर्निंग है वो परमानेंट हो, टेम्पररी नहीं. नाउ मूविंग टू द वेजिटेशन, मीन्स कैसे वहाँ के पेड़ पौधे हैं, कैसे पाए जाते हैं. तो ग्रासलैंड हम समझ में आ ही चुका है कि वहाँ पे जो ट्रीज हैं बहुत स्कैंटी हैं, स्कैटर्ड हैं, रेयर हैं, बट क्या वहाँ पे बेसिकली पाया जाता है, दैट इज दी grass or the bushes. They are the dominant vegetation of this region. अगर हम यहाँ की vegetation को classify करें into two areas, so high velds and middle velds. So high veld में we usually find the trees. अब ये बहुत interesting tree है. Acacia तो हमने और भी desert regions में जाना है, but ये बहुत interesting सा tree है और इसका fruit है. आपको पता है जो ये marula, इसकी जो quality है, this fruit is rich in vitamin C, vitamin E, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए और बहुत सारे फायदे हैं. सो सिर्फ इसका फ्रूट ही नहीं, इसकी बार्क, इसकी लीव्स ऑल आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स. सो इट इज द अमेजिंग फ्रूट ऑफ द अफ्रीका, राइट. सो आज हमने ये नई बात जानी अबाउट द फ्रूट मरोला. देन द रेड ग्रास विच इज फाउंड predominantly in the middle velds. Now coming to the wildlife of the velds. So first thing, the wildlife found here is obviously a variety of wildlife is here. So lion, leopard, cheetahs, giraffes, so plenty of animals are found, and even the government of South Africa has made some special provisions to set up national parks and wildlife sanctuaries to protect several species of animals. अब हमने जान लिया location, चाहे latitudinal है, चाहे geographical location है. हमने जान लिया about the climate, factors affecting climate of veld. Then we learnt about the vegetation and wildlife, means flora and fauna of the veld grasslands. Now coming to the people, their occupation and different industries and the means of transport which are developed in South Africa. और आने वाली स्लाइड्स में आएगा हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन, राइट. और एक और अमेजिंग फैक्ट, सो बने रहना है एंड तक. सो पहली चीज अबाउट ऑक्यूपेशन, द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका दे परस्यू डिफरेंट ऑक्यूपेशन डिपेंडिंग ऑन द altitude of an area, depending on the climate of that area. So first, the most predominant is in the grassland sheep rearing and dairy farming. याद रखेंगे ये दो main occupation in the grassland region is the sheep rearing, dairy farming, and जहाँ पे mineral deposit है वहाँ पर mining, right? Farming भी की जाती है, but उन areas में जो fertile regions हैं, जो humid area है. Although यहाँ का land बहुत fertile नहीं है, ऑन द कॉन्ट्री जो हमने प्रेरीज का पढ़ा था, प्रेरीज का मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, फार्मिंग, बट यहाँ का फार्मिंग उन एरियाज में किया जाता है जहाँ पे लैंड फर्टाइल है. अदरवाइज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दीज एरिया इज द शीप रेयरिंग, डेयरी फार्मिंग एंड द माइनिंग. सो फार्मिंग में दो तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं. वी ऑल नो कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स. सो कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, टोबैको एंड शुगर केन. एंड इफ वी टॉक अबाउट द फूड ग्रेन्स, सो मेज, व्हीट, बार्ले, पोटैटोज, दे आर ग्रोन इन द फर्टाइल रीजन्स ऑफ द वेल्ड्स, राइट. तो फार्मिंग समझ में आ. शीप रेयरिंग से मैंने आपको कहा कि ये एक मेन ऑक्यूपेशन है वहाँ के लोगों की. तो मेरिनो शीप, इट्स अ नेम ऑफ अ शीप जिसकी वूल बहुत वार्म होती है. सो दिस शीप इज वेल नोन फॉर द क्वालिटी, द वार्मथ ऑफ इट्स वूल. सो इसकी रेयरिंग की जाती है इस शीप की, ताकि जो उससे वूल डिराइव हो रहा है, इट कैन बी सोल्ड, इट कैन बी एक्सपोर्टेड. नाउ द डेयरी फार्मिंग. सो डेयरी फार्मिंग मीन्स कैटल रेयरिंग. And in cattle rearing, so when cattle is reared, dairy products are produced and they are used for domestic purpose and as well as for the export. Export means दूसरी countries को भी बेचा जाता है. The third main occupation is the mining. So here several mineral deposits of gold, diamond, uranium, coal and iron ore. ये सारे ही minerals यहाँ पाए जाते हैं, metals पाए जाते हैं, non metals पाए जाते हैं, which make it one of the rich countries of the world. कैसे है ये अभी जानते हैं. अब आ जाइए इंडस्ट्रीज पे. तो हमने जाना फार्मिंग, कैटल रेयरिंग, शीप रेयरिंग एंड माइनिंग. तो डिपेंडिंग ऑन दी
ऑक्यूपेशन, वैसी इंडस्ट्रीज भी वहाँ डेवलप हो रखी हैं। सो कैसे कैसे इंडस्ट्रीज डेवलप हैं? क्योंकि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। हम क्लास 8 में चैप्टर पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्योग्राफी में, तो वहां हम जानेंगे इंडस्ट्रीज ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। सो मिनरल बेस्ड एंड एग्रो बेस्ड। सो मिनरल बेस्ड जिसका जो रॉ मटेरियल है वो माइन से आ रहा है, वो मिनरल है, और एग्रो बेस्ड जिनका जो रॉ मटेरियल है वो फार्मिंग या डिफरेंट फार्मिंग, वो चाहे शीप रेयरिंग हो, कैटल रेयरिंग हो, so all that come under agro based industry, right? So when we talk about mineral based industry, so iron and steel, metal products, machinery, and even diamond mines. So one city known as Kimberley, it is world famous for its diamonds. इसीलिए ये अमीर देश है भाई, समझ में आया? क्योंकि इनके पास डायमंड की खदानें हैं, गोल्ड की खदानें हैं। तो आपका आज का ये क्वेश्चन है कि विच सिटी इज नोन एज द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो ये तीसरा आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। नाउ कमिंग टू द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, सो डेयरी, क्योंकि डेयरी फार्मिंग है, फूड प्रोसेसिंग बिकॉज ऑफ द कैश क्रॉप्स एंड द फूड क्रॉप्स, देन वुलन टेक्सटाइल, हमने जाना मरीनो वूल के बारे में, एंड देन लेदर बिकॉज एनिमल्स आर रेयर्ड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। अब एक मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, उसका आंसर ऑब्वियसली मैं दूंगी आपको, अभी दूंगी, बट आपको 2 सेकेंड दूंगी सोचने के लिए। वो क्वेश्चन क्या है? क्या आपको पता है कि साउथ अफ्रीका एक ब्रिटिश कॉलोनी क्यों बना? इसका आंसर मैंने आपको अभी कुछ मिनट पहले इसी स्लाइड में दिया था। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो आए साउथ अफ्रीका में टू ट्रेड इन गोल्ड एंड डायमंड्स। जैसे इंडिया में आए थे स्पाइसेस के लिए, फाइन सिल्क के लिए, कॉटन के लिए, और वो उन्हें देखा कि हम कमज़ोर हैं, हम पे रूल किया ऑलमोस्ट 200 साल। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी वो एज अ ट्रेडर आए थे एंड लेटर ऑन दे मेड साउथ अफ्रीका देयर कॉलोनी। सो ये याद रखेंगे। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वहाँ की डेवलपमेंट में। सो ऐसे ही वेल्स भी डेवलप्ड हैं बिकॉज ऑफ द वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन। सो पहला है गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सेकेंड इज द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट, मीन्स वेल कनेक्टेड थ्रू द कंट्रीज आउटसाइड, थ्रू द cities, which will help in the trade or the trade relation of South Africa with the other nations. So second topic है airways develop है, but here rivers are not navigable, मतलब water transport inland waterways नहीं। जैसे हमने गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा या अमेजोन के बारे में पढ़ा, they help in the inland transportation, inland waterways within that country or within that continent, but such is not available in the Velds of South Africa. So this was all about today's video, the Velds of South Africa. With this, we have finished our chapter, Life in Temperate Grasslands. So मैंने आज आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे थे, तीनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और बने रहिए क्योंकि अब हमारा सिर्फ एक चैप्टर रह गया है to finish our geography book of class 7. Together we have done it. So see you all in the next video. Till then, take care everyone. Bye-bye. God bless you.